अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री का जो हमारा ये अर्ली मेडिवल वाला सेगमेंट है, इस पे हमें बहुत फोकस करना है। हमारा एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन बना सकता है, हम ये मान के चलते हैं। अब एक बात आपको यहाँ सोचना है, जब आपने गुप्तास फिनिश किया, जब आपने हर्षा फिनिश किया, तो हर्ष डायनेस्टी के एंड होने के बाद साउथ के क्या हालात थे पता लगे आपको। कहाँ पल्लवास थे, कहाँ चालुक्यास थे, कहाँ कदम्ब थे, ठीक है, कहाँ पे आपके चोलास रूल करते थे, एंशियंट चोलास, पांड्यास एंड चेरास। अभी बाद में आपके दोबारा इंपीरियल चोलास आएंगे, फिर विजयनगर एम्पायर आएगा, वो कहानी अलग है। फिलहाल हमें अभी फोकस करना है कि 700 से लेके 1000 तक के बीच में नॉर्थ की जो कहानी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलूं या फिर मैं कहूँ गुजरात, महाराष्ट्र, आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले बेल्ट में क्या क्या हो रहा था पहले वो पढ़ना पड़ेगा आपको। उसी का पहली कहानी हमारी ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, द कन्नौज स्ट्रगल के नाम से इसको हम जानते हैं। फ्रॉम 7th और 8th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक ये पूरा स्ट्रगल चलता है आम भाषा में, इंडियन मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। देखो, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज ट्रांसफर कर दिया था। जब हर्षा ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज की, तो कन्नौज का एक बहुत इंपॉर्टेंस ये हो गया कि कन्नौज बिकम द सेंटर ऑफ इंडिया। जिस तरीके से आज दिल्ली है, एंशियंट में पाटलिपुत्र था, उसी तरीके से अब इस मिडिवल फेज के अंदर जो कन्नौज है, कन्नौज का एक अपना इंपॉर्टेंस है, और जो भी डायनेस्टीज है वो कन्नौज पे रूल करना चाहेंगे। इसी कहानी में एक बात और होती है, अब पॉलिटिकली हम इंडिया के अंदर 10 डायनेस्टीज, गुर्जर, प्रतिहार, पालाज एंड राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ दूर दराज में 6th सेंचुरी के आसपास आप देखोगे कि सऊदी अरब में इस्लाम का इमरजेंस भी हो जाएगा, और इस्लाम जिस तरीके से स्प्रेड करेगा पूरा ईस्टर्न सेगमेंट में, तो इस्लाम धीरे धीरे हमारा जो सिंध का रीजन है वहां तक आके बैठ जाएगा। 712 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर पे अटैक करते हैं और सिंध को कब्जा लेते हैं। तो इसका मतलब मैं कहूं, जो ये सिंध वाला पर्टिकुलर रीजन आप देखते हो, मुल्तान, सिंध, यहाँ पे अरब जाके बैठ चुके हैं। ये जो पर्टिकुलर राजस्थान गुजरात का रीजन है, यहाँ पर जो डायनेस्टी रूल करती है 7 से लेके 1000 तक के बीच में, वो होती है गुर्जर प्रतिहारास। इधर जो बंगाल के हिस्सों में रूल करते हैं दे आर दी पालास, और महाराष्ट्र का जो पूरा बेल्ट है यहाँ पे रूल करते हैं आपके राष्ट्रकूटाज। तो ये 3 डायनेस्टीज के बीच में कन्नौज की पावर को लेकर स्ट्रगल, इसे वो कन्नौज स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। आइए इन 3 डायनेस्टी के बारे में वो बात देखें जहां से क्वेश्चन बना सकता है। सबसे पहले अगर मैं गुर्जर प्रतिहारों की बात करूं, तो गुर्जर प्रतिहारों के फाउंडर्स में सबसे पहली बात रखना, इनके फाउंडर में जिस राजा का नाम आता है उसका नाम होता है हरिचंद्र, क्योंकि हरिचंद्र एक ब्राह्मण थे। जोधपुर के आसपास इन्होंने डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। लेकिन फर्स्ट प्रोमिनेंट किंग जहां से कहानी शुरू होती है, दैट इज नागभट्ट फर्स्ट। ये सेकंड राजा थे, बट जैसे ना गुप्तास की फाउंडर श्रीगुप्त ने करी थी, बट गुप्ता एरा शुरू हुआ था चंद्रगुप्ता से, उसी तरीके से फाउंडर भले हरिचंद्र है, लेकिन दी प्रतिहार एरा की शुरुआत हुई थी नागभट्ट फर्स्ट से, विद द कैपिटल जोधपुर। धीरे धीरे डायनेस्टी आगे बढ़ती रही। इसमें नागभट्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले किया कि भाई नागभट्ट ने जो अरब कैलिफेट का इन्वेजन था सिंध में 738 के आसपास, इन्होंने दोबारा कोशिश करी इंडिया में एंट्री करने की। तब बैटल ऑफ राजस्थान नामक एक युद्ध हुआ। बैटल ऑफ राजस्थान के अंदर जो नागभट्ट है, इन्होंने बप्पल रावल के साथ मिलके और चालुक्यों के साथ मिलके बहुत ही बखूबी से अरब को इंडिया से बाहर खदेड़ दिया था। तो बैटल राजस्थान के लिए फेमस ये है। फिर आते हैं वत्सराज। वत्सराज क्या करते हैं, अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट करते हैं, ताकि और कन्नौज पे सही मायने में गुर्जर प्रतिहारों का जो वो है पावर इमर्ज होती है, और यहीं से स्ट्रगल ऑफ कन्नौज की कहानी शुरू होती है। नागभट्ट 2 आए। उसके बाद सबसे प्रोमिनेंट किंग जो इस डायनेस्टी के हैं, दैट इज राजा भोज। राजा भोज को सबसे पावरफुल राजा माना गया प्रतिहारों का। 46 ईयर तक इन्होंने रूल किया। इन्होंने राजधानी कन्नौज बनाया, तो ठीक है। उसके साथ साथ जिसे महोदया भी कहते थे उस समय में, जो बराह का अपर पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहां पे इनके मिलिट्री कैंपेन का जिक्र मिलता है। विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए अपने आप को आदि वराह कहते थे। इनके समय एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलर अल मसूदी भारत आया था, जिन्होंने इनको राजा बोरा करके डिनोट किया था। इनके बाद गद्दी पे आते हैं महेंद्र पाल। महेंद्र पाल अपने आप के लिए टाइटल रहते हैं महाराजा ऑफ आर्यव्रत और द ग्रेट किंग्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। इनके दरबार में एक इंपॉर्टेंट कवि जिनका नाम राजशेखर था, इस पूरे दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राजशेखर ने कई सी रचनाएं करी, जिसमें पहली रचना है कर्पूर मंजरी, दूसरा है काव्य मानसा, ठीक है, बाल भारत, और उसके बाद बृंजिका, और उसके बाद पंच पांडव। तो ये सारी जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये राजशेखर की है। राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार में थे। महेंद्र पाल
गुर्जर प्रतिहारों में मयूर भोज के बाद अगले राजा के तौर पर अपॉइंट हुए थे और टाइटल दिया था महाराज ऑफ आर्यव्रता। इसके बाद महीपाल आते हैं, राज्यपाल आते हैं और यशपाल आते आते कि डायनेस्टी पूरी तरीके से क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है। दूसरी डायनेस्टी है बेटा आपकी पाला डायनेस्टी, जिसके फाउंडर गोपाल होते हैं। हर्षवर्धन ने जब शशांक ऑफ गौड़ा को हराया था तो उसके बाद जो पाल जो साउथ जो आपका ईस्टर्न रीजन था वो पूरी तरीके से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया था। तो लोगों की विल से एक नया किंग वहां पे अपॉइंट किया, जो नया किंग वहां पे अपॉइंट किया गया दैट इज गोपाला। सो हेंस गोपाला इज द फाउंडर ऑफ बेसिकली पाल डायनेस्टी, जिन्होंने उदानपुरी मठ की स्थापना करी थी। इनके बेटे का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल पावरफुल राजा थे। इन्होंने विक्रमशिला मठ भागलपुर में इसकी स्थापना करी थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट जो स्कॉलर थे दीपनकारा, वो भी इनके दरबार के शोभा बढ़ाते थे। इसी समय नालंदा में पढ़ाया भी करते थे। ठीक है जी, तो ये गोपाल की बात हो गई। फिर आते हैं देवपाल। देवपाल के दरबार में एक वज्रदत्त नाम के बुद्धिस्ट स्कॉलर होते हैं, जो कि लोकेश्वर तक मतलब रोट लोकेश्वर। तो जो वज्रदत्त हैं वो आपका बेसिकली जो लोकेश्वर शतक नामक किताब है उसकी रचना करते हैं आपके ब्रजदत्त, और ब्रजदत्त इनके ही कोर्ट में थे। देवपाल के टाइम पे सुलेमान नाम का एक यात्री भारत में विजिट करता है, जो कहता है कि रूहिमी धर्म और रूहिमा नाम से वो पाल डायनेस्टी को इंडिकेट करता है। इनके सबसे अंतिम शासकों में से माहीपाल और रामपाल जैसे राजाओं मिलते हैं, और बाद में 11वीं सेंचुरी तक आते आते पूरी तरीके से पाल डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है। पालो के बाद अगले है राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास फेमस है अपने टेंपल आर्किटेक्चर के लिए। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेंपल दैट इज कैलाशनाथ टेंपल एट एलोरा, जिसकी रचना करी थी कृष्णा प्रथम ने, जो बिलोंग करते हैं राष्ट्रकूट से। ऑल्दो राष्ट्रकूट के फाउंडर दंती दुर्ग हैं। द फर्स्ट पावरफुल किंग कृष्णा फर्स्ट, बेसिकली ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द कैलाशनाथ टेंपल एट अलोरा। उसके बाद जो पावरफुल टेरिटरीज में सबसे ताकतवर राजा है दैट इज कॉल्ड ध्रुवा। ध्रुव के बाद गोविंद थर्ड इज समटाइम रेफर्ड एज द अर्जुना ऑफ महाभारत के नाम से अलेक्जेंडर द ग्रेट से कंपेयर किया गया था। उसके बाद राष्ट्रकूटों में धर्मपाल के बाद सबसे ताकतवर राजा है, ध्रुवा के बाद सबसे ताकतवर राजा है अमोघ वर्ष, कंसिडर्ड अशोका ऑफ साउथ। फेमस है अपनी दो बहुत प्रसिद्ध रचनाओं के लिए। एक तो लिखते हैं कविराज मार्ग, ठीक है। बेसिकली इनकी राजधानी जो राष्ट्रकूटों की थी वो थी मालखेड़, जिसे मड़ेखेड़ के नाम से जानते थे, ठीक है। और कविराज मार्ग, और मेरे ख्याल से एक किताब थी इनकी, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट राइट नाउ, आई लेट यू नो लेटर ऑन। तो कविराज मार्ग की रचना कौन करेंगे, आपके अमोघ वर्ष करेंगे। फिर इंद्र एंड कृष्ण थर्ड आते हैं, और कृष्ण थर्ड जो है पर्टिकुलर कृष्णवेश्वरन टेंपल बनवाते हैं रामेश्वरम में, जो कि बहुत फेमस टेंपल कॉम्प्लेक्स है आज भी। तो ये तीन डायनेस्टी में आपको इतना ही पढ़ना है। इन तीन डायनेस्टीज में जो बेसिक किंग्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको रैंडम आइडिया लग जाएगा, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट क्या है, ये डायनेस्टीज बेटा देखो 8th सेंचुरी तक आते आते 9th सेंचुरी तक आते आते डायनेस्टी कोलैप्स होना शुरू कर जाती हैं। जब डायनेस्टीज कोलैप्स करती हैं तो इन्हीं के कंटेम्प्रेरी, इन्हीं के पैरेलली इंडिया में एक नई डायनेस्टीज इमर्ज होती हैं। उन डायनेस्टीज को बेसिकली आप कहते हो राजपुतानास। क्या कहते हो उनको, राजपुतानास। तो देखोगे जिन पर्टिकुलर रीजन्स में एक टाइम पे पालास, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का शासन होता था, 300 सालों के बाद 1000 से लेके 1200 तक का जो टाइम है, इसको इंडिया के अंदर द एज ऑफ स्ट्रगल कहते हैं। संघर्षों का दौर था ये। क्यों संघर्षों का दौर था, क्योंकि बाहर से कॉन्टिन्यूस अरबों के आक्रमण हो रहे थे। पहले आपका आया मोहम्मद बिन कासिम, फिर सुलेमान आते हैं, कासिम सिंध को जीत लेते हैं, सुलेमान को नागभट्ट हरा के वापस भेज देते हैं। फिर 1000 तक आते आते जब पीस बना रहता है, और 1000 से लेके 1200 तक 200 सालों का इतिहास ऐसा है जब महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी भारत में कॉन्टिन्यूसली इन्वेजन करते रहते हैं, जिससे ये पूरा एज ऑफ स्ट्रगल के नाम से जाना गया। लेकिन ये तो बाहरी खतरा था। इंडिया में इंटरनली 3 डायनेस्टीज की कोलैप्स होने के बाद जो नई पावर इमर्ज हुई, वो उन्हीं पावर को आप चौहान्स कहते हो, उन्हीं पावर को आप राजपूत कहते हो। जो सबसे ताकतवर कौन है, राजस्थान के चौहान, दिल्ली के तोमर्स, उसके बाद कन्नौज के गढ़वाल्स या प्रतिहार, मध्य प्रदेश के चंदेलाज, जिसके बाद यहाँ पे पारवाड़, सोलंकीज। तो ये पर्टिकुलर वो डायनेस्टी जो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी रूल करना शुरू करेंगी। तो ऑल्दो टाइमलाइन अगर आप ब्रीफली पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे ये पैरेलली चलने वाली डायनेस्टीज हैं। ये नहीं कि इनके बाद ये हुआ। तो राजपुताना पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन पावरफुल नहीं था एट द टाइम ऑफ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। ठीक है, चलो अब एक एक करके डायनेस्टीज की हम बात करते हैं। जैसे कि चौहानों की बात करें तो चौहानों की कैपिटल शकंबरी थी, इन्हें शकंबरी के चौहान कहते हैं। सिंहराज इनके फाउंडर हैं। विग्रहराज बहुत ताकतवर राजा जिन्होंने गुजरात को जीता था, चित्तौड़ को हिस्सा बनाया था। और अजय राज ने एक अजय मेर नाम के शहर की स्थापना करी थी, विच इज लेटरली कॉल्ड एज अजमेर।
उसके बाद विग्रहराज, जिनको विशाल देव के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया शकंबरी से अजमेरू, जिसे आप अजमेर कहते थे, और तोमरों से दिल्ली को जीता इन्होंने। इसके बाद इन्होंने एक बहुत फेमस कहानी प्ले लिखा, हरकेली नाटक, और इन्हीं के टाइम पे कहते हैं जो हरकेली नाटक के समय इन्होंने जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया था शारदा टेम्पल, इसी को तोड़ के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। सबसे ताकतवर राजा इस समय के हैं पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का एक्सपीडिशन बहुत खतरनाक था। इन्होंने जो चंदेलास के बहुत प्रसिद्ध जो सुपीरियर वॉरियर्स थे आला उदल, उनके साथ युद्ध लड़ा था। पृथ्वीराज की अपनी गाथाएं थी, पृथ्वीराज राय पिथौड़ा के नाम से फेमस थे। इनके प्रसिद्ध कवि चंद्र बरदाई जो इनके बारे में पृथ्वीराज रासो लिखते हैं, जो कि बहुत विख्यात करते हैं इनका कि पृथ्वीराज ये हैं, पृथ्वीराज वो हैं। ठीक है, इन्होंने दो जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़े अपने जीवन में। देखो, जो लोकल इंडियंस रूलर्स आपस में लड़ रहे हैं उनको मैं वॉर कंसीडर नहीं करता, वो तो स्ट्रगल है आपस का। बहुत बड़ा वॉर लड़ा इन्होंने मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट में 1191 में, पहला बैटल ऑफ तराइन, जिसमें इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है और उसके बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। ये थी चौहानों की कहानी। इस तरीके से बेटा जो आपका मध्य प्रदेश है वहां चंदेल रूल करते थे। चंदेलों के बहुत प्रसिद्ध राजा थे नानुक, इनकी राजधानी थी खजुराहो। यशोवर्मन बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद यशोवर्मन बनाएंगे लक्ष्मण नाथ टेम्पल एट कन्नौज, फिर धांगदेव बनाएंगे विश्वनाथ टेम्पल एट खजुराहो। ठीक है जी, उसे खजुराहो, और जो विद्याधर बनाएंगे केंद्रीय महादेव टेम्पल एट खजुराहो। चंदेल्स आर फेमस फॉर द खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स। 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल से, तीनों के राजा अलग है, डायनेस्टी कॉमन है, इसको प्लीज याद रखना। परमर्दी देव सबसे ताकतवर राजा होते हैं, लेकिन चौहान से लड़ते हुए इवेंचुअली खत्म हो जाते हैं। फिर मालवा पे रूल करते हैं परमार्स। परमार्स के फाउंडर है उपेंद्र, फेमस का राजा सिंधुराज। फिर राजा भोज आते हैं। राजा भोज बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि राजा भोज क्या करते हैं, बेसिक समझना, राजा भोज एक टाइटल लेते हैं परमेश्वरा परम, ठीक है, भटकर। और उसके बाद बेसिकली अगर देखोगे इस टाइटल के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, भोजपुर नामक शहर की स्थापना कराई थी, जहां पे भोजेश्वर टेम्पल बनाया था मध्य प्रदेश के अंदर। लक्ष्मण देव प्रसिद्ध राजा है जो कि इनके लास्ट नोन किंग है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करके इनको जीत लेता है। फिर चालुक्य ऑफ गुजरात, इनको सोलंकी राजपूत कहते हैं, फाउंडर मूल राज है। मूल राज प्रसिद्ध है, इनकी राजधानी पाटन थी। पाटन बहुत प्रसिद्ध है आज भी। ठीक है जी, इन्होंने बेसिकली वहां पे एक पर्टिकुलर जैन टेम्पल बनवाया था। ठीक है, उसे बेसिकली हम आम भाषा में कह देते हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मूलनाथ बेसिकली जो टेम्पल है उसकी स्थापना कराएंगे। मूलनाथ जीना देव टेम्पल को बनाएंगे। मूल स्वास्तिक टेम्पल फॉर दिगंबरा जैन्स बनाएंगे। और ये मूलनाथ जैनाविद जैनदेव टेम्पल बनाएंगे श्वेतांबर जैनों के लिए। भीम फर्स्ट बहुत प्रसिद्ध राजा है, इन्होंने मोडेरा का सन टेम्पल बनवाया था। इनकी जो पत्नी थी उदयमती, इन्होंने रानी की वाव का निर्माण कराया था। और भीम फर्स्ट के ही मंत्री थे विमल शाह। विमल शाह ने विमल शाही एक फेमस दीलवार टेम्पल जो है आपका राजस्थान का, उसका निर्माण करवाया था। फिर राजा आते हैं कर्ण कर्णावती शहर की स्थापना करेंगे, जिसको प्रेजेंट डे आप अहमदाबाद कहते हो। फिर आगे आते हैं भीम टू, जो रेसिस्ट करते हैं मोहम्मद गौरी के इन्वेजन को 1175 में इन द बैटल ऑफ कायाधारा। इनकी ही माता होती है नान की देवी, जो लड़ती हैं इनके नाम से। और बाद में इन्होंने टाइटल लिया अभिनव सिद्ध राज, जब इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुजरात में एंट्री करने से रोका तो उन्होंने टाइटल लिया अभिनव सिद्ध राज का। फिर दिल्ली के तोमर्स की फाउंडेशन रखते हैं आनंगपाल तोमर्स। और आनंगपाल तोमर या तोमर्स की राजधानी थी लालकोट, जो महरौली का क्षेत्र है, वहां पे आनंग ताल की स्थापना कराई थी। दिल्ली के आसपास सूरजकुंड नामक एक फेमस जगह है जिसकी जहां पे आज सूरजकुंड का मेला लगता है फरवरी के महीने में, वहां सूरज ताल है, उसकी स्थापना सूर्यपाल ने कराई थी। इस डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी राजा थे। फिर कन्नौज पे रूल करते थे गढ़वाल्स के फाउंडर थे चंद्रदेव। ताकतवर राजा जयचंद गढ़वाल, इन्होंने 1194 में मोहम्मद गौरी से बैटल ऑफ चंदावर किया था और मोहम्मद गौरी ने इनको बैटल ऑफ चंदावर में हरा दिया था। उसके बाद कन्नौज के जो मालिक बन गए थे वो मोहम्मद गौरी, और उसके बाद पृथ्वीराज को हरा के वो दिल्ली और अजमेर कर्णावती इन सबके मालिक बन गए थे। और इनको हराने के बाद इवेंचुअली वो गढ़वाल के भी राजा बन चुके थे। तो उत्तर का सबसे प्रसिद्ध जो राजवंश था वो अब चौहान या फिर गढ़वाल, तोमर्स, परमार्स, ये सब ना होके अब मोहम्मद गौरी के अधीन डायनेस्टीज थी। मोहम्मद गौरी ने 4 युद्ध लड़े महत्वपूर्ण, 1175 कायाधार जिसमें वो हार गया भीम सेकंड से, 1191 बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट जिसमें वो हार गया पृथ्वीराज चौहान से, फिर उसके बाद 1192 बैटल ऑफ सेकंड तराइन उसमें वो जीता, फिर उसके बाद 1194 बैटल ऑफ चंदावर जब उसने जयचंद गढ़वाल को हरा के कन्नौज में भी कब्जा कर लिया। बेसिकली अब एक सवाल है, इतना पढ़ने के बाद जो अरब्स इंडिया में आए पहले उनकी थोड़ी भी कहानी समझ लीजिएगा कि अरब इन्वेजन इन इंडिया कैसे हुआ। तो बेसिकली अरब
कई डायनेस्टी में बटा था। अरब्स में कई खलीफाज होते हैं, हमें कैलिफ वगैरह कहानी इतनी पढ़नी नहीं, लेकिन उम्मैद कैलिफत के टाइम तक आते आते उन्होंने अपना एक्सपेंशन बहुत कर लिया था और भारत के सिंध तक आके बैठ चुके थे। दैट वी हैव सीन द स्टोरी। अब बेसिकली हमको ये पता है कि अरबों का सबसे पहला आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे हुआ। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था, वो भी 738 में बैटल ऑफ राजस्थान के तौर पे हुआ, जिसमें नागभट्ट ने हरा दिया था इनको। कहानी आपको याद होनी चाहिए अगर आपकी पढ़ाई हो रखी है तो। सबसे खतरनाक जिसने हम पे इन्वेजन किया 1000 से लेकर 1200 तक के बीच में 100 सालों तक हम पे आक्रमण जिसने किया, वो महमूद गजनी के नाम से फेमस हुआ था। महमूद गजनी ने भारत में 17 बड़े अटैक किए थे। 17 में से उसके सबसे खतरनाक जो इन्वेजन है उनको समझ लीजिएगा। पहली बात जब उसने अटैक किया, देखो जो उसके सारे इंपॉर्टेंट तो इन्वेजन नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेजन है उनमें एक आता है सोमनाथ का प्लंडर 1025 में किया था उसने। सबसे पहला अटैक उसने 1000 में किया था जब उसने हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया था बैटल ऑफ वाहिंद में। फिर 1104 से लेके 1106 तक वो सबसीक्वेंट इंडिया के मुल्तान के क्षेत्र पर अटैक करता रहा। फिर उसके बाद 14 से लेके 19 तक के बीच में उसने नगरकोट, थानेसर, मथुरा और कन्नौज जैसे शहरों को बार बार लूटा और महमूद गजनी ने अपना पैसा जेब भरा और आगे बढ़ता चला गया। उसका एम्बिशन बस इतना था कि इंडिया में आके लूटा जाए, एम्पायर बनाना उसका सपना नहीं था। ठीक है, इनके साथ साथ भारत में 3 बहुत महत्वपूर्ण लेखक आए थे। अल बिरूनी आया था जिसने किताब उल हिंद लिखी, फिरदौसी इसने शाहनामा लिखा, उतबी ने किताब उल यामिन की रचना करी थी। इनको याद रखना, रैंडम कभी एग्जाम में पूछ लेता सवाल। फिर महमूद गजनी के बाद अगला जो इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान के क्षेत्रों से हमारे पे, वो मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी थोड़ा अलग था, उसको अपने डायनेस्टी को फाउंड करना था, इसलिए उसने इंडिया में 4 बड़े कैंपेन किए थे। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि भाई इनिशियल कैंपेन में मुल्तान जीता। अब यहाँ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा पृथ्वीराज चौहान से, इसमें चौहान ने उसको हरा दिया। दूसरे में चौहान को इसने हरा दिया। बैटल ऑफ चंदावर में इन्होंने जयचंद गढ़वाल को हराने के बाद पूरा दिल्ली कब्जा लिया। पूरा उन्होंने दिल्ली के साथ साथ पर्टिकुलरली जो पूरा डायनेस्टी टेरिटरी थी नॉर्थ की पूरी, किसने मोहम्मद गौरी ने इन्वेड कर ली। फिर जब मोहम्मद गौरी ने इसको इन्वेड कर लिया, इवेंचुअली अनफॉर्चुनेट तरीके से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1196 1198 तक आते आते। तो उनका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उनके जगह पे दिल्ली पे शासन करना शुरू करता है और यहीं से शुरुआत होती है द दिल्ली सल्तनत की, जो कि 1206 से लेके सही मायने में अगर आप देखोगे तो पहले तो चौहान्स, तोमर्स, पाला, आनंगपाल, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, तो 1192 तक तो दिल्ली पे इनका शासन था। फिर उसके बाद दिल्ली पे आते हैं टर्किश, जिसमें आते हैं पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बेटे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़ सुल्तान, उसके बाद गयासुद्दीन बलबल। फिर आते हैं खिलजीज, जिसमें जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक। सैयद में खिजर खान और लोदीज में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी जैसे राजाओं के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम स्लेव डायनेस्टी पे, जिसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अब देखो मैं यहाँ पे स्लाइड्स पढ़ लूंगा नहीं, आपको बस बोल सुना दूंगा। कुतुबुद्दीन फेमस है बेटा अपनी कुछ चीजों के लिए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है, एक तो ममलूक से, ममलूक सुल्तान की स्थापना करेंगे ये। ठीक है जी, गुलाम होते हैं तो गुलाम वंश कहा जाता है इस डायनेस्टी को। इनकी डायनेस्टी मतलब कैपिटल लाहौर होती है, दिल्ली पे शासन नहीं करते। बहुत चैरिटी का काम करते हैं, इससे लाख बख्श कहा गया इनको। घोड़े से गिर के इनकी मौत हो गई थी। हॉर्स पोलो जिसको चौगान खेलते थे, चौगान खेलते हुए इनका निधन हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं कुछ बात आपको रैंडमली बताऊं, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले इंसान जिन्होंने दिल्ली की पहली मस्जिद बनाई, कुव्वतुल इस्लाम। इसके साथ साथ 2.5 दिन का झोपड़ा जिन्होंने बनाया इन्होंने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की फाउंडेशन भी रखी हुई थी अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, जो कि एक सूफी संत हुआ करते थे। ठीक, इनके दरबार में एक कोर्ट पोएट थे हसन निजामी, प्लीज ये याद रखना। उसके बाद इन्होंने कुतुब मीनार की फाउंडेशन करवाई थी, आपको बता दिया मैंने। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इन्होंने, इसको मैंने बता दिया आपको। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी, पहली मस्जिद थी, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर इनके बाद आरम शाह थे, इनके बेटे किसी काम के नहीं होते, तो इसके बाद इनकी गद्दी पे आते शमसुद्दीन इल्तुतमिश। He was the first sultan who transferred capital from Lahore to Delhi. He was the first sultan who initiated silver and copper coin, Tanka and Jeetal. He was the first sultan to focus on the political administration, इसलिए तुर्कान ने चहलगनी ग्रुप ऑफ 40 की शुरुआत करते हैं। He was the first sultan जो कि अपने आम भाषा में कहूं तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के उठते बगाव तो खत्म करके अपने आप को संरक्षित करते हैं दिल्ली में। He was also the first sultan who fought the third battle of Tarain when he defeated the Yalduz बेसिकली फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न से वो इंडिया में एंट्री ले रहा था। जलालुद्दीन मंगबरनी एक ख्वाजरिम के सुल्तान का बेटा था, वो इंडिया में शेल्टर लेने के लिए आया क्योंकि उसके पीछे चंगेज खान पड़ गया था। सो ही डिनाइड एंड नॉट गिव शेल्टर टू हिम एंड दैट्स व्हाई सम हिस्टोरियन कंसीडर दैट ही वाज इट वाज अ ग्रेट स्टेप बाय इल्तुतमिश।
ठीक है, इन्होंने बेसिकली, अब इनके देखो ध्यान से समझना बातों को, तुर्कान ने चहलगनी बनाया। इनके आर्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो हौज शामी की निर्माण करवाया था उन्हें, ठीक है। गंडक की बावड़ी बनवाई थी इन्होंने, और उसके सुल्तानगढ़ी टॉम बनवाया था इन्होंने। उत्तर प्रदेश जामा मस्जिद बनवाया था, टूम ऑफ इल्तुतमिश बनवाया था। सो बेसिकली ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टूम बिल्डिंग इन इंडिया, एंड ऑल्सो ही इज द वन हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इसके बाद आती है इनकी बेटी रज़िया सुल्तान, फर्स्ट फीमेल सुल्तान। बेसिकली हर ऑफिशियल नेम रज़िया सुल्तान। पर्दा सिस्टम को बेटा वो करती हैं, खंडित करती हैं, दैट शी विल नॉट मेक द पर्दा। और उसके बाद यहाँ पे इनके टाइम पे मदरसा ए नसीरिया, एक बहुत बड़ा कल्चरल हब दिल्ली के अंदर इमर्ज होना शुरू हो चुका था। एक सेकेंड, चले फिर आते हैं बेटा ग्यासुद्दीन बलबन। ही इज नॉट एक्चुअली फ्रॉम द ब्लड लाइन ऑफ स्लेव डायनेस्टी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये एक अलग इंसान होता है। ही फाउंडेड द सेकंड इल्बाई डायनेस्टी आफ्टर द इल्तुतमिश। He was considered as one of the most cruel and the real founder of दिल्ली सल्तनत, बिकॉज ये क्रूल होता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को एम्ब्रेस कराते हैं ये क्या करते हैं, आम भाषा में 2-3 डिपार्टमेंट की शुरुआत कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो तुर्कान चहलगनी थी, ग्रुप ऑफ 40, उसको खत्म करके आर्मी को सेंट्रलाइज करके दीवाने उंजरात और दीवाने अर्थ की स्थापना कराएंगे। एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक है आर्मी का डिपार्टमेंट। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, सो ही बेसिकली रिवॉल्ट, जो बंगाल में रिवॉल्ट होता है उसको खत्म करते हैं। एक पर्शियन फेस्टिवल नवरोज, उसकी शुरुआत करते हैं। अपनी ऑनेस्टी को प्रूव करने के लोगों को इनके सामने सजदा एंड पैबोज करना पड़ता था। ही ऑल्सो अज्यूम द टाइटल ऑफ ज़ीले इलाही। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी इनसे। फिर आती है भाई स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे कौन कौन सी किताब लिखी गई, आपको यहाँ फोकस करना है, प्लीज फोकस रखना। तबाकत नासिरी लिखते हैं मिनहास उस सिराज, ताजुल मासिर लिखते हैं हसन निजामी, तारिक मुबारक शाही लिखते हैं याहा बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी। और किसके टाइम पे थे यहाँ पे लिखा, उसको आप देख लीजिएगा। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी के फाउंडर है जलालुद्दीन खिलजी। थोड़े समय के लिए रूल करते हैं। इनका काफी हद तक लिबरल अप्रोच होता है इंडियंस के लिए, इसलिए ये अपने गुडविल एंड नोबिलिटी के लिए फेमस होते हैं, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस के लिए फेमस होते हैं, और ये नॉन मुस्लिम्स को हार्श पनिशमेंट नहीं देते। हेंस अलाउद्दीन खिलजी इनको मार के गद्दी को एक्वायर कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी को लेंगे, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अरीज मुमालिक मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के हेड हुआ करते थे, अरीज मुमालिक था ये। 1299 में गुजरात पे इन्वेजन किया भाई ने, 1301 में रणथंबोर पे, 1303 में चित्तौड़ में, उसके बाद देवागिरी को लूटा, वरांगल को लूटा, कुल मिला के इन्होंने मदुरई को लूटा। फिर उसके बाद कहते हैं कि 1299 से लेके 1313 तक आते आते अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे इंडिया का जो मेजर टेरिटरीज थी उनको कॉन्कर कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल चित्तौड़ हो गया, रणथंबोर हो गया, गुजरात हो गया, दौलताबाद हो गया, वरांगल हो गया, दरसमुंद हो गया, मदुरई हो गया। तो सबको इन्होंने डिफीट करके इवेंचुअली दिल्ली को एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी या फिर खिलजीज को बहुत पावरफुल डायनेस्टी के तौर पे इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया। इवेंचुअली इनकी जो सबसे अच्छी अप्रोच थी वो थी इनका एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन खिलजी ब्रॉट सॉरी certain administration changes. For example, he prohibited the liquor intoxicant, he improved the spy system, intermarriage between the nobles it will not allowed, nobles की जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। मिलिट्री रिफॉर्म्स में लाए चेहरा एंड दाग सिस्टम ताकि हॉर्सों की ब्रांडिंग कर सके एंड आर्मी को सही से मैनेज कर सके। मार्केट रिफॉर्म्स करके अलाउद्दीन खिलजी 3 अलग तरह की मार्केट्स को फॉर्म करते हैं, जिसमें होता है ग्रेन मार्केट जिसको मंडी कहते हैं, क्लोथ मार्केट को सदाए अदल कहते हैं, और हॉर्स एंड स्लेव एंड कैटल्स के लिए एक सेपरेट मार्केट होती है। इंटेलिजेंस ऑफिसर इंपोज कर देते हैं, हर मंडी का अपना एक हेड होता है जिसको साहे मंडी कहते थे। हर एक जो इंटेलिजेंस ऑफिसर उसको बरीद या मुनिहंस कहा करते थे। ये एक नई डिपार्टमेंट रियासत की शुरुआत करी थी जिसका काम बस इतना था कि वो मार्केट को सही से मैनेज करे, जिसको देखता था नाइब रियासत। ठीक है, लो प्राइस इन दी हॉर्स मार्केट ताकि बेसिकली आप मिडल मैन से बचे रह सको। सीरी में एक फोर्ट बनवाते हैं, अलाई दरवाजा बनवाते हैं, अलाई मीनार बनवाते हैं, और जमाते खाना मॉस्क जो मस्जिद है ये बनाते हैं बेसिकली ये। हालांकि उसको बाद में खिज्र खान जो है अलाउद्दीन के बेटे वो कंस्ट्रक्ट कराते हैं, बट फाउंडेशन अलाउद्दीन के टाइम पे ही रख दी जाती है।
हौज अलाई ऑफ दिल्ली बनवाते हैं सीरी फोर्ट के पास, मदरसा एंड टूम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के फाउंडेशन रखवाते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें इनके टाइम पे हुई थी। फिर आते हैं बेटा तुगलक डायनेस्टी, फाउंडेड बाय द गयासुद्दीन तुगलक, also known as Ghazi Malik. This Ghazi Malik was the commander of Alauddin Khilji who was maintaining the northwestern frontier. जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत होती है और डायनेस्टी को कंट्रोल करने के लिए कोई पावरफुल राजा नहीं मिलता, सो अलाउद्दीन खिलजी को ना होने का फायदा उठाते हैं गयासुद्दीन तुगलक, एंड गयासुद्दीन तुगलक कम एंड कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली, एंड ही बिकम द फर्स्ट सुल्तान टू टेक द टाइटल ऑफ गाजी. He was contemporary to the Sufi saint of Nizamuddin Auliya. He basically tried to captured multiple territories of South India. Similarly, he founded a city of तुगलकाबाद. और इनके टाइम पे बेसिकली आमिर खुसरो जो है वो तुगलकनामा जैसे, तुगलकनामा ये बताता है कि आमिर खुसरो जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में थे. आमिर खुसरो बेसिकली जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड सम गयासुद्दीन तुगलक तीनों के टाइम पे थे, क्योंकि ये तीन राजा बहुत जल्दी जल्दी मर जाते हैं और इसलिए कंटेम्प्रेरी सबके होते हैं वो. फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, हु वाज मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान ऑफ ऑल टाइम, ऑल्सो नोन एज जौना खान या उला खान के नाम से फेमस है. सोर्स मिलता है तुगलकनामा ऑफ आमिर खुसरो जो कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो हैं उनके बेटे थे ये. इब्न बतूता इनके टाइम पे होते हैं जो कि बहुत अच्छे, जो एक किताब लिखते हैं रेहला, वो भी इन्हीं के बारे में एक्सपेडिशन देता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी हद तक रिफॉर्म्स किए थे. 5 मेजर रिफॉर्म्स लिए थे. पहला दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल को शिफ्ट किया था. टोकन कॉपर करेंसी चलाई थी एट द प्लेस ऑफ सिल्वर तंका. खोरासन एक्सपेडिशन किया, करचिल एक्सपेडिशन किया, और जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था उसको इनहेंस किया दोआब के क्षेत्रों में. लेकिन ये सारा इन पे उल्टा भारी पड़ गया, इसलिए ये वीक पड़ गए, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई इनकी. इसलिए इन्होंने एक शहर बनाया सिटी ऑफ जहांपना, ठीक है. उसके बाद दीवाने को ही एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुरू कर दिया. उसके बाद इन्हीं के समय में विजयनगर बहमनी एम्पायर और मदुरई के सुल्तान इनके साम्राज्य से अलग हो गए. फिर कट्टर राजा आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो पॉलिसी को रिवाइव करते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के टैक्स लगाते हैं, जिसमें खरज, जजिया, ज़कात, खुम्स, स्तब्स ये सब लगा देंगे, इरिगेशन टैक्स, ठीक है. डेथ सेंटेंस अबॉलिश कर देंगे. 3 शहर फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा और जौनपुर की स्थापना कराएंगे. दरुल शफा हॉस्पिटल बनाएंगे पुअर्स के लिए. दीवाने खैरात, दीवान ऑफ पब्लिक वर्क, दीवाने बंधनगारा, ये सब विषय शुरू करेंगे. जाम मस्जिद एंड कुतुब मीनार को ये रेनोवेट करेंगे, और कुतुब मीनार के जो ऊपर के 2 कॉम्प्लेक्स है उसको भी अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, ठीक है जी. उसके बाद तुगलक के टाइम पे तुगलकाबाद बनाया गया. फिरोज शाह तुगलक ने तोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभों को उठा के दिल्ली में ट्रांसफर करवाया था. कोटला फिरोज शाह बनवाया था इन्होंने. सिटी ऑफ जहांपना बनाया था इनके पिता ने. फिर टूम ऑफ आर्किटेक्चर इनके टाइम पे बहुत प्रोपाउंड हुआ था. डबल डोम टेक्निक इनके टाइम पे आ चुकी थी. इनके टाइम पे 2 बहुत फेमस बुक्स लिखी गई, जियाउद्दीन बर्नी की तुगलकनामा और शाम सिराज अफीफ ने लिखी है तारीख फिरोज शाही. ये दोनों किताबें आपको याद रखनी होंगी. फिर उसके बाद है सैयद डायनेस्टी. भाई 1398 इंडिया में एक तिमूर नाम का इंसान है, वो इन्वेड करता है. उस समय दिल्ली गद्दी बैठे होते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद. उनको हराने के बाद दिल्ली को जीतता है, दिल्ली को लूटता है, और जाते हुए अपने कमांडर खिजर खान को दिल्ली का अधिकारी नियुक्त कर देता है. एंड खिजर खान बेसिकली लेड द फाउंडेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी. ही डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान, ही टुक द टाइटल ऑफ रियाते आला, ठीक है. ये अपने आप को सुल्तान नहीं कंसिडर करते, इसलिए कैप भी नहीं मतलब सुल्तान की जो गद्दी वो है ताज वो भी नहीं पहनना कहते थे. इसमें इंपॉर्टेंट राजा हुए मुबारक शाह, इतना आपको याद रखना है. फिर लोधी डायनेस्टी आती है. देवर द अफगानीज, वेरी स्मॉल पीरियड फॉर रूलिंग के लिए आते हैं. द फाउंडर इज बहलोल लोधी. कुछ खास काम तो ये करते नहीं है, ठीक है. बट सिकंदर लोधी हु इम्पोज जजिया अगेन, नॉन मुस्लिम की तरफ वो बहुत कम टॉलरेट था ये, ठीक है. और उसके बाद ये अपने आप को बहुत ऊंचा मानते थे. एक शहर आगरा की फाउंडेशन कराई थी इन्होंने 1504 में. राइटर थे तो इसलिए अपने लिए पेन नेम गुलरख का इस्तेमाल करते थे. लैंड को मेजर करने के लिए गद सिकंदरी का उपयोग करते थे ये. इब्राहिम लोधी अगले राजा हैं जिनको बेसिकली कहते हैं कि इब्राहिम लोधी सुल्तान बनते हैं, और 1517 के आसपास बैटल ऑफ खातौली में इनको राणा सांगा, और 1526 में इनको बाबर युद्ध में हराते हैं. उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की फाउंडेशन रखी. ये सारी जो अपने कहानी पूरी पढ़ी, ये है आपकी राजवंश की पूरी कहानियां, कि मतलब किस तरीके से परिवार था जो काम करता था. अब सवाल आता है कि इस पूरी डायनेस्टीज के टाइम पे आपको पढ़ना है इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, कि किस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था. अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे हम फोकस करेंगे. हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. सुल्तानों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें अगर मैं, तो सल्तनत में जो सुल्तान है वो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव मिलिट्री जुडिशियल हेड है,
ठीक है, जो कैलिफ्स नेम ऑन क्वाइन एंड कुतबा पे होते हैं। फिर अगर मैं सेंट्रल डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो सेंट्रल डिपार्टमेंट सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे नाइब है। नाइब के बाद दीवाने वजारत फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको हेड कर रहा है क्या नाम है उसका, मुस्तफी या फिर खाजिन। और उसके बाद आर्मी के लिए दीवाने अर्ज, जिसके हेड होते हैं अरीज मुमालिक। दीवाने रसालत रिलीजियस के लिए, जिसको हेड करते हैं सदर प्लस काजी। दीवाने इंसा, ठीक है, जिसमें हाउस कॉरस्पॉन्डेंस हाउस मैनेजमेंट इनके काम होते थे। प्रांतों की बात करें सबसे टॉप पे इक्ता, इक्ता के नीचे शिक, शिक के नीचे परगना, परगना के नीचे विलेज। विलेज को हेड करते थे मुकद्दम या फिर पटवारीज। रेवेन्यू चलता था इक्तेदारी के हिसाब से। इक्तेदार जो पर्टिकुलर किसी लैंड को मैनेज करते थे। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने इक्तेदारी की शुरुआत करी थी। उन्होंने पूरे राष्ट्र को कई सारे इक्तों में बांट दिया था, हर इक्ते का अपना एक मालिक था। उसके बाद खलीसा, जो कि क्राउन की जमीनें होती थी। इनाम, जो कि उन ग्रांट्स में मिल दिया थे उसकी, जिसका शेयर 1/2 और 1/3 ऑफ प्रोड्यूस हुआ करता था। इकोनॉमी की बात करें तो कुछ अर्बन हब्स थे, दिल्ली, आगरा, दौलताबाद, जौनपुर, लाहौर, मुल्तान, कैम्बे या फिर सोरनगांव। ट्रेड सेंटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड था टेक्सटाइल का था, मेटल वर्क था, इंडिगो शुगर का था, एक्सपोर्ट करते थे। हॉर्स सिल्क ये और ये इसको हम इंपोर्ट करते थे। सोसाइटी में हिंदू कास्ट बहुत सिस्टम परसिस्टेंट, हिंदूज में कास्ट सिस्टम बहुत हाई पे था, पर्दा सिस्टम बढ़ने लग गया था। फारसी कल्चर में मतलब फारसी कल्चर डोमिनेट, मुस्लिम एलीट, जजिया टैक्सेशन सिस्टम चलता था। सूफी सिलसिला, चिश्ती और सुहरवर्दी नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय इस पे कराऊंगा स्पेशल में आपको। आर्ट एंड कल्चर में आग, डोम्स एंड मीनारत की शुरुआत हुई थी। बड़े एग्जांपल में कुतुब मीनार, ये सब आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे होते हैं, उसके बाद सुल्तानत वीक होते हैं तुगलक्स के बाद, फिर प्रांतीय किंगडम्स को इमर्ज किया जाता है। तो साउथ में कुछ किंगडम्स डेवलप होते हैं, जिसमें एक है विजयनगर। विजयनगर के ऊपर यहाँ बनता है बहमनी एम्पायर, फिर बहामनी टूटता है, बीजापुर, अहमद, बेरार, बीदर, गोलकुंडा, इन सब में। तो बेसिकली अगर ढंग से देखना शुरू करोगे तो तिमूर के इन्वेजन के बाद सल्तनत खत्म होने वीक हो जाता है और उसके बाद नए किंगडम्स की शुरुआत होती है। बड़ा किंगडम जो है साउथ इंडिया में वो है विजयनगर एम्पायर, जिसमें बेसिकली 4 डायनेस्टीज रूल करती हैं, संगम, सुलुव, तुलुव और आर्बिडूज, ठीक है। बेसिक कोर रीजन्स की बात करूं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जोन्स में ये बेसिकली आपस में रूल करते हैं। इनकी दुश्मनी मदुरई सुल्तान केरला से होती है और बहामनी सुल्तान उत्तर में होती है। जिन रीजन्स में इनका बेसिकली रूल था वो था रायचूर दोआब बिटवीन दी कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आपको 4 डायनेस्टीज पढ़नी है। उसमें पहली डायनेस्टी है आपकी संगम डायनेस्टी, जिसके फाउंडर हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का के बाद अगर देखेंगे तो हरिहर ने डायनेस्टी को एक्सपेंड किया था। देवराय बहुत ताकतवर राजा थे। देवराय ने इरिगेशन के लिए जो तुंगभद्र नदी है उस पर डैम बनवाया था। अपनी आर्मी के अंदर पर्शियंस आर्मी, पर्शियन हॉर्सेस, इनको भी इन्होंने इसका हिस्सा बनाया था। डायनेस्टी सबसे टॉप पे पहुंची देवराय 2 के टाइम पे, जिन्होंने टाइटल लिया गजबेदगार का, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली डायनेस्टी होती है तुलुव। तुलुव में सबसे प्रसिद्ध राजा होते हैं कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय में डायनेस्टी सबसे टॉप पे चली जाती है। कृष्णदेवराय जो होते हैं वो रायचूर दोआब को कॉन्कर कर लेते हैं, तेलंगाना कॉन्कर कर लेते हैं, उड़ीसा कॉन्कर कर लेते हैं। पुर्तगालियों से इनके अच्छे खासे संबंध होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, हजाराब स्वामी टेम्पल बनवाते हैं ये। इनके टाइम पे जो अष्ट दिग्गज हैं तेलुगु भाषा के, मतलब तेलुगु भाषा के 8 दिग्गज जो पोएट थे वो इनके टाइम पे थे, और इन्हीं को बेसिकली इसमें एक तेनाली रामकृष्ण का नाम सुना होगा, वो इसमें है, ठीक है जी, जो इसी पर्टिकुलर टाइम पे रूल करते हैं। इनके बाद सदाशिव राय आते हैं। सदाशिव राय जो पर्टिकुलरली होता है बैटल ऑफ तालीकोटा, जो पर्टिकुलर जो आपकी 5 डायनेस्टीज हैं, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बेरार, गोलकुंडा, ये आपस में कलेक्टिव आर्मी बनाती हैं और बैटल ऑफ तालीकोटा में सदाशिव राय को हरा के डायनेस्टी को खत्म कर देती हैं। उसके बाद आती है आपकी आरबी डायनेस्टी, लंबे समय के लिए रूल तो करती है बट नाम मात्र का रूल होता है उनका। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो विजयनगर जो एम्पायर होता है उसमें सुप्रीम होते हैं राजा, राजा को राय बोलते थे। प्रधानी राय सारणी जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे। शहरों को बांट रखा था मंडलम में, मंडलम के नीचे नाडू, नाडू के नीचे संथाल, संथाल ग्राम, ठीक, ये पर्टिकुलर याद रखना है। अमर नायक सिस्टम जो था इसको शुरू करते हैं कृष्णदेव राय नाम के जो राजा हैं। कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम पे पर्टिकुलरली काम भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कृष्णदेव राय की एक डिटेल कहानी बताऊं, जो डिटेल नोट्स क्या पढ़ना चाहिए आपको, ऑल्दो ज्यादा आपको अगर फोकस करना है तो बहुत चीजें पढ़ने के लिए, अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं कृष्णदेव राय की, एक बार मैं देख लेता हूं इसमें है कि नहीं, अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो हमसे कंटिन्यू। हाँ, विजयनगर एम्पायर, तो पर्टिकुलरली जो कृष्णदेव राय है ना, इनके टाइम पे बहुत कुछ ऐसी चीजें आपको याद रखनी है जो इंटरेस्टिंग बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपके कृष्णदेव राय को फटाफट अभी रिपीट कराऊंगा मैं आपको, पहले समझ लो।
कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय जो पर्टिकुलरली है बहुत से टाइटल्स के लिए फेमस है, जैसे फॉर एग्जांपल अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ठीक है, यवन राज्य स्थापनाचार्य, ठीक है, ये काफी हद तक पर्टिकुलर बहुत सारे इनके नाम हैं। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा ना, इनके दरबार में 8 दिग्गज हैं, जैसे असाली पेडाना, नंदी थीमा, प्रसिद्ध हैं आपके क्या बोलते हैं उसको, तेनाली रामकृष्णा, पिंगाली सुरना, ये सब इसके 8 दिग्गज हैं। इनके टाइम पे तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत जो है बहुत तेजी से इमर्ज करती है। ये तेलुगु भाषा के 8 ग्रेट पोएट होते हैं। कृष्णदेवराय ने अच्छे संबंध बनाए थे पुर्तगालियों से। इनके टाइम पे डोमिंगो पियाज एंड बारबोसा भारत में विजिट करने के लिए आए थे, ठीक है। इससे पहले जो डायनेस्टी है जिसमें देवराय फर्स्ट, मतलब संगम डायनेस्टी में देवराय फर्स्ट एंड देवराय टू जो है, इनके भी थोड़े फैक्ट देख लो। अब जो देवराय फर्स्ट है, इनके टाइम पे निकोलो कॉन्टी आए थे। उसके बाद अफनासे निक्तिन जो रशिया के एक ट्रैवलर है, ये इंडिया में आए थे। इनके टाइम पे मधुरा एक जैन पोएट थे जो बेसिकली धर्मनाथ पुराण की रचना करते हैं, ये भी देवराय फर्स्ट के टाइम पे थे। देवराय टू संगम डायनेस्टी के प्रसिद्ध राजा हुए थे। इन्होंने बेसिकली 2 बहुत फेमस काम किए थे। एक तो कन्नड़ भाषा में सूबी गाना सोने और अमरुक लिखा था, संस्कृत भाषा में महानाटक सुध निधि की रचना करी थी इन्होंने। इनके टाइम पे गुणद दिदमाना एक संस्कृत पोएट के कोर्ट में थे, और श्रीनाथ एक तेलुगु पोएट, जिनको कभी कभी कवि सर भूर्णम जो एम्परर ऑफ दी पोएट्स है उसके नाम से बेसिकली डिनोट किया जाता है किसको, श्रीनाथ को, जो कि इनके दरबार में ही थे। फिर अगर मैं आपको टाइटल, तो इनको मैंने पहले बता दिया, निकोलो कॉन्टे और अब्दुल रजाक देवराय टू के समय भारत में विजिट करने के लिए आते हैं। कृष्णदेवराय तक हम कहानी को लेके जा चुके थे। अच्छा, कृष्णदेवराय के बाद मैंने आपको बताया था गद्दी पे आते हैं बेटा। जैसे कृष्णदेवराय ने सोची 2 किताब खुद भी लिखी थी, एक तो लिखा था अमुक्त मलयाद, ठीक है, और एक तो लिखा था जाम्बवती कल्याणम और उषा परिकरणम। जो ये उषा परिकरणम परिणयम है और जम्बवती कल्याणम है, ये संस्कृत में है, और मुक्त मलयाद आपकी तेलुगु भाषा के अंदर है। विठल स्वामी टेम्पल, हजाराम स्वामी टेम्पल, तिरुपति टेम्पल बनवाया था कृष्ण देवराय ने। नंगलपुरम की स्थापना किसने कराई थी, कृष्णदेवराय ने कराई थी। इनके बाद अच्युत देवराय आते हैं, इनके यंगर ब्रदर होते हैं। फेरनोवा न्यूनिज इनके टाइम पे आते हैं। इनके बाद गद्दी पे आते हैं सदाशिव राय, जो कि आखिरी राजा होते हैं आपके तुलुक डायनेस्टी के। और उसके बाद बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और बेरार के सुल्तानों ने मिलकर इन पर अटैक करके बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, बैटल ऑफ बानीहट्टा में इनको हराने के बाद साम्राज्य का पतन कर दिया। उसके बाद तुलुक खत्म, आर्विडूस का शासन आता है, थोड़े समय के लिए वो रूल करते हैं। ये पूरी कहानी मैंने बताई थी आपकी। साम्राज्य कई हिस्सों में बांट रखा था, जैसे प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, प्रांतों में राज्य, डिस्ट्रिक्ट में नाडु और सब डिस्ट्रिक्ट में सांथाल और विलेज में ग्राम, ये मैंने पहले बता दिया। मंडलेश्वर इसका हेड था, इसका हेड था आपका लोकल ऑफिसर, और गॉड जो होते थे वो ग्राम को लीड करते थे, ठीक है। नायकर सिस्टम, अमर नायक सिस्टम कृष्णदेव राय लेके आए थे। नायक या पलियागार जो थे ये मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, जिनको अमरम लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। टाइप ऑफ नायक की बात करें तो यहाँ पे आपका दनायक, उसके बाद आपका दुर्ग नायक, उसके बाद अमर नायक, 3 तरह के सिपाही होते थे, मिलिट्री ऑफिशियल, चार्ज ऑफ फोर्ट एंड सब नायक। टैक्स फ्री ग्रांट्स, मनिया मिलता था इनको, इसी मनिया से बेसिकली ये लोग नायक बाद में बहुत टेम्पल वम्पल बनवाते थे, ठीक है। उसके बाद गांव के प्रशासन के लिए बेसिकली अयगार सिस्टम होता था, इसको याद रखेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें याद रखेंगे प्लीज। रेवेन्यू के लिए लैंड असेसमेंट बहुत जरूरी था। टैक्स रेट 1/3, 1/4, 1/6 था। 1/3 कुरुवई विंटर राइस पे था, 1/4 सिसमे रागी हॉर्स ग्राम पे था, 1/6 मिलेट एंड ड्राई क्रॉप्स हुआ करते थे। सोसाइटी की बात करूं, अर्बन सेंटर बहुत थे, ब्राह्मण हाई पोजीशन पे हुआ करते थे। वुमेन की कंडीशन हाईली स्टेटस में थी, बट धीरे धीरे डिग्रेड में होने लग गई। लेकिन कुछ बेसिकली हमें जिक्र मिलता है कि कास्ट सिस्टम अच्छा खासा था यहाँ पे, जैसे अजमिन्स, नॉन अरब लैंड्स, कनिकर, टैक्स फॉर आर्मी मेंटेन, नाडूस, नत्तार, प्रेनाडु, सूबा एंड उर, इनको याद रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इस टाइम पे, ठीक। अब उसके बाद इस समय जो मेजर ट्रैवलर्स आए थे, इब्न बतूता मोरक्को से, निकोलो दी क्वांटी, अब्दुल रज्जाक, निक्तिन आए थे, वर्मेथा आए थे, डोमिंगो पियाज पुर्तगाल के, ट्रैवनियर फ्रांस के, मार्को पोलो इटली के, ये सारे मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आपने क्या करना है, इनको रट लेना है। इब्न बतूता कहाँ से, निकोलो क्वांटी कहाँ से, अब्दुल रज्जाक कहाँ से, दोरदोता बारबोसा, डोमिंगो पियाज, फेरनोवा न्यूनिस, ये कहाँ से थे, किसके टाइम पे आए थे, दैट यू नीड टू फोकस इन पर्टिकुलरली। अच्छा, इसके बाद विजयनगर के साथ साथ अब साउथ में एक डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी होती है जो विजयनगर से पहले रूल करती है। क्यों बता रहा हूं विजयनगर से पहले, इसको समझ लो, क्योंकि जब आप पढ़ते पल्लवाज, ठीक है, पल्लवाज को खत्म करने के बाद साउथ में एक नई पावर इमर्ज होती है जो कि चोलाज। चोलाज आर कंसिडर्ड एज इंपीरियल चोलाज।
जब आप इंपीरियल चोलास की बात करते हो तो इंपीरियल चोलास पर्टिकुलरली 800 के आसपास रूल करना शुरू करते हैं और 1200 के आसपास तक ये रूल करते हैं। ये पर्टिकुलर टाइम इंपीरियल चोला को हम इंपीरियल कहते हैं क्योंकि ये साम्राज्यवादी थे। सेलन इंडोनेशिया तक इनका डायरेक्टली इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। अर्लियर ये उरेवुर पे रूल करते थे, बाद में तंजावुर पे शिफ्ट हुए। जिसने फाउंडेशन रखी फैमिली की उसका नाम था विजयआला। जो बहुत ताकतवर राजा थे वो थे राजेंद्र चोल, फेमस है अरमोली वर्मन के नाम से। इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया था अपने पूरे एम्पायर को। इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल 1010 में, जिसको राजाराज टेम्पल कहते हैं, वो बनवाया था। नागपट्टनम में बुद्ध मोनेस्ट्री बनवाई थी इन्होंने। इनके बाद सबसे ग्रेटेस्ट कमांडर्स में से एक है राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल गंगाईकोंड चोल के नाम से प्रसिद्ध है। पहला चोल राजा जिसने गंगा क्रॉस किया था। गंगाईकोंड चोलापुरम की स्थापना भी करवाई थी इन्होंने। पंडित चोल के नाम से, उत्तम चोल के नाम से प्रसिद्ध हुए थे ये, और बहुत सारे यज्ञ भी करवाए थे इन्होंने। ठीक है, उसके बाद कोलुतुंग नाम के एक राजा आते हैं। कोलुतुंग इज कंसिडर्ड एज द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ चोला डायनेस्टी। उसके बाद सबसे अंतिम राजा है आपके राजेंद्र चोल। चोलास में सबसे खतरनाक पता है क्या बेटा? इनका जो पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन है ये पढ़ना बहुत जरूरी, यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। अगर मैं चोलास की पॉलिटी की बात करूं, हाईली मोनार्क थे, ये आपको पता लग गया। एडमिनिस्ट्रेशन में राजा सुप्रीम होता था, राजा से ऊपर कोई नहीं। राजा को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी। चोलास ने अपने पूरे एम्पायर को अलग अलग प्रांतों में, डिस्ट्रिक्ट में, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में बांट रखा था। हर एक का अपना एक हेड होता था जिसको पेरू नाडमम या फिर शिरुडानम कहा करते थे। अगर मैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कर दूं तो चोलास ने अपने प्रांतों को कई हिस्सों में बांट रखा था, जिसको वो लोग मंडलम कहते थे। हर मंडल को वालनाडु या नाडु में बांट रखा गया था, जिसमें कई छोटे छोटे गांव आया करते थे। रॉयल जो प्रिंस था वो बेसिकली ये जो मंडलम है इनका हेड होता था। वालनाडु जो होता था वो पेरे नट्टार के अंडर में होता था, और जो नाडुस होते थे नट्टार के अंदर होते थे। जो फेमस नगर होते थे वो नगर नट्टार होते थे, जो फेमस होते थे अपने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए। सबसे फेमस था इनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। गांव को दो हिस्सों में बांट रखा था। जो पहला गांव था वो बेसिकली उर, जो कि आम लोगों का गांव होता था। दूसरा अग्राहर, अग्राहर या ये पर्टिकुलर ब्राह्मणों के गांव होते थे। तो वे ब्राह्मणों के गांव टैक्स फ्री होते थे, सारे टैक्स लगते थे उर पे, और उर को मेंटेन करते थे लोकल लोग, अपनी खुद की असेंबलीज थे लोकल पंचायत से। और जो ये होते थे अग्रहार, इसको ब्राह्मण अपने हिसाब से मेंटेन किया करते थे। ठीक है जी। मिलिट्री की बात करूं, रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी होती थी। एलिफेंट, कैवलरीज, इन्फेंट्रीज, ये सब इनके होते थे। जिसमें आपका बो, स्वॉर्ड, स्पीयर, चलो ये तो नॉर्मल सी चीजें, इस पे इतना आपको फोकस नहीं करना। रेवेन्यू की बात करूं तो जो चोलास के रेवेन्यू है वो टैक्स रेवेन्यू था, उसका एक अपना ही डिपार्टमेंट था। पूरा वो अरीथी नाइक कड़कलम, ये पर्टिकुलर एक उनका टैक्स डिपार्टमेंट था। अगर आप साउथ के हैं तो इट्स बेटर, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अलग अलग तरीके से टैक्स लगाते थे बेटा ये। इराई, कनिकडन, इराई कटिना, ठीक है, कनिकदन एंड कडामी, ये इनके अलग अलग टैक्स हुआ करते थे। कुडमई, ओपाती, इराई कटिना, नेलू, ये भी टैक्स होता था इनका। मतलब अलग अलग तरीके से बेटा ये लोग टैक्स इंपोज करते थे। टाइप ऑफ टैक्स में इराई लैंड टैक्स, ठीक है, कनिकडन ट्रिब्यूट पेड बाय प्रीसेंट, कुडिमई टैक्स ऑन द टेनेंट, ओपाती लेवीज ऑन किंग, उसके बाद एरियम टैक्स फॉर इरिगेशन एंड टैंक मेंटेनेंस। लैंड मेजरिंग यूनिट कूली, माँ, वेली, पट्टी, पटगनम, ये लैंड मेजरिंग यूनिट होते थे। कलम जो था यूनिट फॉर द पैडी कल्टीवेशन हुआ करता था। धर्म की बात करूं तो हाईली बुद्ध हिंदुज्म, तो जो शैविज्म एंड वैष्णविज्म में कंटिन्यू वहां पे था। बुद्ध के मोनेस्ट्री थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, तो मैंने कह सकता कि रेडिकल हिंदूज थे, बट हाँ फॉलो इन डिफरेंट रिलीजन। इकोनॉमी का सोर्स लैंड रेवेन्यू, सिल्क वेविंग, कॉटन इंडस्ट्री, स्पाइसेस, ये सब फेमस सेंटर थे इस समय के। इस पे आपको इतना फोकस अटेंटिव होकर नहीं पढ़ना, जो कीवर्ड्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं। अच्छा, इरिगेशन एक बहुत अच्छी यूनिट होती थी। इरिगेशन के लिए टैंक मैनेजमेंट करने के ये लोग क्या करते थे, क्रॉस नहरें, डैम्स बनाते थे। जैसे कलानी डैम बहुत पुराना डैम था चोलास का। उसी तरीके से डैम्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके से नाम होते थे। आप सबको छोड़ के एक नाम याद रखना है, वटी वैकल, वती वैकल। तो जहां पे आपको वैकल दिखेगा, उत्तम चोल वैकल, पंच वनम वेदी वैकल, ठीक है, गान वथी वैकल, तो ये वैकल जहां दिखे, उर वैकल, नातु वैकल, जहां वैकल दिखे समझ जाना ये डैम्स की बात होने वाली है। ठीक है, अब बाकी तो ट्रेड वगैरह की बात इसमें आपको इतना फोकस होकर पढ़ना नहीं है, कास्ट सिस्टम वगैरह पे। लिटरेचर की बात में तो मैं बता चुका हूँ, खास है नहीं। बस एक खतरनाक जो इस समय जो बहुत फेमस जो टेक्स्ट इस समय होती है, वो उसमें अगर आप देखोगे तो वही जो चोलास, सॉरी एक पर्टिकुलर मुझे वो कंबन एक प्रसिद्ध इसमें वो होते हैं जो बेसिकली रामायण को शायद तमिल भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, तमिल के लिए बहुत फेमस था। चोलास के आर्ट में सबसे फेमस है द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर।
तो द्रविड़ आर्किटेक्चर की खास बात क्या होती थी कि द्रविड़ टेम्पल्स जो होते थे उनके ऊपर विमान होते थे, मंडप होते थे, नादी मंडप होते थे, मैसिव गोपुरम्स होते थे। ठीक है, मेजर टेम्पल विदेश्वर टेम्पल है बहुत फेमस, फिर गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल बहुत फेमस है, एरातेश्वर टेम्पल है बहुत फेमस, उसके बाद कम हरेश्वरा टेम्पल है आपका बहुत फेमस, उसके बाद ग्रेट लिविंग जो चोला टेम्पल है जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट माना है, उसमें 3 टेम्पल आते हैं, बृहदेश्वर, गंगईकोंडा चोला और एराटेश्वर टेम्पल, ये बहुत फेमस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में है। चोला सबसे फेमस आर्ट है द नटराज। तो चोलास के जो ब्राउन्स या जो आर्ट है उसको डिपिक्ट करता है बेसिकली लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना हुआ ये नटराज शिवा की फोटो, जो बेसिकली पर्टिकुलर तंजौर चोला या गंगईकोंडा चोलापुरम की शान हुआ करती थी। ठीक है, चोलास के टाइम पे अलग अलग टाइप के लैंड होते थे, विलन वगई नॉन ब्राह्मण्स के लिए, ब्राह्मण देव ब्राह्मण्स के लिए, शाल भाग स्कूल मेंटेनेंस के लिए, देवदाना गॉड एंड टेम्पल्स के लिए, उसके बाद पली छंदम बेसिकली डोनेट फॉर जैना इंस्टीट्यूशन। टाइप ऑफ लैंड ग्रांट्स अग्राहर प्राइमरली फॉर ब्राह्मण ताकि वो अपना घर चला सकें, देवदान ब्राह्मण टेम्पल्स के लिए बेसिकली, सशाना लैंड ग्रांट्स ऑफन रेंट पेइंग बाय लैंड ग्रांट्स, उसके ब्राह्मण दे बता दिया मैंने आपको, अभी अगर समझा दिया। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर डायनेस्टी में आपको इतना ही पढ़ना था। जर्नली जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर विजयनगर का एडमिशन फोकस करेंगे, आपको उतना अटेंटिव होकर पढ़ के आगे जाना रहेगा। ठीक है, तो चोलास बेसिकली मैं बता दिया। अब एक बात और बेटा, तो चोलास एंड विजयनगर दोनों क्लियर होने के बाद मैं आपको कहानी बताता हूं। जब आपके वो थे ना ग्यासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक, जब डायनेस्टी कोलैप्स करती है इन लोगों की, तो साउथ में रीजनल किंगडम्स में एक बहामनी किंगडम था जिसके फाउंडर थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उफ हसन गंगू के नाम से फेमस थे। कई रूलर्स ने इस पर रूल किया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली ये डायनेस्टी कुछ टाइम तक आते आते 1527 में कोलैप्स हो जाती है। जब ये डायनेस्टी कोलैप्स होती है तो इससे निकलता है अहमदनगर, वहां पे निजाम शाही रूल करते हैं, बीजापुर जहां पे आदिल शाही, बेरार पे इमाद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरी शाही। तो ये डायनेस्टीज पर्टिकुलरली रूल करना शुरू करती हैं, जो कि गोल गुंबज, चार मीनार, ठीक है, ये सब बनाने के लिए बहुत फेमस है। बैटल ऑफ तालीकोटा समझा दिया था मैंने कि कैसे कैसे लड़ाई हुई थी। ठीक है, अच्छा, फिर जब नॉर्थ में सुल्तान धीरे धीरे कमजोर होने लग गए तो दिल्ली तो वीक हो गया, तो दिल्ली के बाद कुछ रीजनल सुल्तान इमर्ज हुए, जैसे गुजरात में मुजफ्फरीद, मालवा में मांडू, ठीक है, मेवाड़ में सिसोदियाज, कश्मीर में शाहमीरी शमशुद्दीन शाहमीर, जैनुल अब्दीन बुद्ध शिकन के नाम से फेमस है और बहुत कहते हैं ना जैनुल अब्दीन जो है बुद्ध शाह है, बुद्ध शिकन तो सिकंदर शाह होता है। सो दिस इज पर्टिकुलर जैनुल अब्दीन अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से फेमस होते हैं। राणा कुंभा राणा सांगा फेमस मेवाड़ रूलर सिसोदिया डायनेस्टी के। ठीक है, बाकी तो फिर उसके बाद जौनपुर में शारीकी डायनेस्टी आती है, जो उसमें मलिक सावर इब्राहिम शाही शारीक जो अटाला मस्जिद बनवाते हैं, जिसको बाद में सिकंदर लोदी कब्जा कर लेते हैं। बंगाल में इलियासी डायनेस्टी, जिसमें हुसैन शाही के फाउंडेशन रखे हैं। असम में कमरूप डायनेस्टी, के बाद आते हैं अहोम डायनेस्टी। ठीक है, अहोम में लक्षित बोर फुगनों को पढ़ना ही रहेगा। तो विजयनगर और पर्टिकुलरली विजयनगर की बात करूं या फिर मैं बात करूं आपकी चोला डायनेस्टी की या फिर ये छोटे लोकल डायनेस्टी की, जो इनके की वर्ड्स है मैंने यहाँ साइड रखे, इन की पॉइंट्स को आप पढ़ लेना तो आपका काम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए बेटा हमें चलना है आगे मुगल्स की तरफ, क्योंकि सल्तनत के बाद नॉर्थ में कोई नहीं है। 1526 में बाबर गद्दी पे कब्जा करके दिल्ली पे मुगल्स की फाउंडेशंस रख देते हैं। जब बाबर मुगल की फाउंडेशन रख देते हैं तो आपको मैं टाइमलाइन को खास समझाऊंगा नहीं कि सबसे पहले कौन कौन आया, कैसे कैसे आया, तो आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं राजाओं की मुगलों में, तो मुगलों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये पावरफुल रूलर्स हैं। इनके बाद डायनेस्टी डिक्लाइन होती है। बाबर फेमस है किस लिए? बिकॉज बाबर फॉट द 4 बैटल्स, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घग्गर। ये 4 बड़े युद्ध लड़ेंगे। बाबरनामा को रचेंगे। तुर्की भाषा के अंदर इनके गुरु होते हैं बेसिकली, इनके जो टीचर नाम है, इनके टीचर का नाम है उबैदुल्ला अहरार। और जो पर्टिकुलर फर्स्ट राजा जिसने बादशाह का टाइटल लिया दैट इज बाबर। और ये रूल करना शुरू करते हैं पर्टिकुलरली लाहौर से दिल्ली, इनका बस फोकस होता है। ठीक, और 4 युद्ध लड़ने के बाद 1529 में इनकी डेथ होती है। इनकी डेथ के बाद गद्दी पे आते हैं हुमायूं। हुमायूं 2 टर्म पे रूल करते हैं। पहला 1530 से 40 तक, जब इनको शेर शाह सूरी नहीं मिले होते। 4039 में शेर शाह सूरी से बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा लड़ेंगे। उसके बाद जब शेर शाह सूरी इनको हरा देंगे तो ये फ्लड अवे कर जाएंगे इंडिया से। जब फ्लड अवे कर जाएंगे तो उस बीच में 15 सालों के इंटरवल पे जो रूल करते हैं 1540 से 1555 तक, वो होते हैं आपके बेसिकली शेर शाह। अब जब शेर शाह रूल करते हैं तो शेर शाह से पहले जो हुमायूं थे
तो हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना शहर बनाया। इनकी जो बेगम थी उन्होंने इनके लिए हुमायूं टूम का निर्माण करवाया। इनकी जो सिस्टर थी इन्होंने हुमायूं नामा की रचना कराई, ठीक है। और हुमायूं पर्टिकुलर सीढ़ी से गिर के इनकी मौत हुई 1555 में, जब वो वापस आते हैं। लेकिन जब ये वापस आते हैं उससे पहले 15 सालों के लिए शेर शाह सूरी गद्दी संभालते हैं। और शेर शाह सूरी जो होते हैं ये बेसिकली बिलोंग करते हैं आपकी बंगाल के रीजन से। वहां से बेसिकली शेर शाह सूरी रूल करना शुरू करते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज में जब हराते हैं हुमायूं को, दिल्ली कब जाने के बाद, शेर शाह बनने के बाद दिल्ली पे रूल करते हैं 15 सालों के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं बहुत अच्छा, लॉ में बहुत अच्छा काम करते हैं। जीटी रोड जो है उसको फॉर्म करवाते हैं, कई सारे रोड्स बनवाते हैं ये, तो अच्छे खासे एडमिनिस्ट्रेटर में काम कराएंगे ये। उसके बाद जब दोबारा हुमायूं आते हैं 1555 तक, तब तक 45 में कलिंजर की लड़ाई में शेर सूरी की मौत हो जाती है। 10 साल तक उनके बेटे रूल करते हैं, बट इवेंचुअली 1555 में हुमायूं वापस आता है, दिल्ली दोबारा रिक्लेम करता है, फिर उसकी मौत होती है। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अकबर गद्दी संभालते हैं। अकबर बिकम द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी। क्यों? बिकॉज अकबर ने कई सारी ऐसी पॉलिसीज ली थी जिससे अकबर को बहुत ग्रेट माना गया। फॉर एग्जांपल हिज रिलीजियस पॉलिसी जिसके लिए फेमस है, दैट इज कॉल्ड एज दीन इलाही, उसके लिए बहुत फेमस है। अकबर ने तस्वीर खाना को बनाया था। अकबर ने झरोखा सिस्टम की शुरुआत करी थी। अकबर ऑल्सो अबॉलिश द जजिया टैक्स। अकबर ऑल्सो वर्कड फॉर द चाइल्ड मैरिज वाले कॉन्सेप्ट पे काम किया था। तीर्थ कर, फोर्स कन्वर्जन, इन सबको उन्होंने बंद करवा दिया था। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी, ठीक है। तो अकबर बेसिकली कंसीडर एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मुगल्स। और 1556 से 1605 तक ये रूल करते हैं सही मायने में। कई सारे रिफॉर्म्स लेते हैं। इनके मेजर बैटल्स में एक तो पानीपत का बैटल है, एक 1576 का बैटल ऑफ हल्दी घाटी फेमस बैटल है। वन इज हल्दी घाटी अगेंस्ट द राणा प्रताप और पानीपत अगेंस्ट द हेमचंद्र विक्रमादित्य, दोनों में इनकी जीत होती है। 1505 तक आते आते इनकी मौत होती है, सिकंदरा में इनको दफन किया जाता है। 1585 के पास रैल्फ फिच नाम के एक पहले इंग्लिशमैन होते हैं, इनके कोर्ट में आके प्रेजेंट होते हैं। अकबर काफी लंबे समय तक रूल करते हैं और गुजरात की जीत के बाद ये बेसिकली आगरा में फतेहपुर सीकरी बनवाते हैं, बुलंद दरवाजा बनवाते हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह बनाते हैं, क्योंकि सलीम चिश्ती सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पे उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, उनका नाम रखा था। तो कई सारी कहानियां, हमें इतना कहानी पर आइसोलेट नहीं करना। इनके दरबार में 9 रत्न थे, उन्हीं में से एक था अबू फजल जिन्होंने इनकी आईने अकबरी की रचना करी थी। इतनी बात आपको पढ़ लेनी हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। अकबर ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए। पहला, लैंड रेवेन्यू के लिए जाब्तिये बंदोबस्त, जाब्तिये हर साल की शुरुआत करी। अकबर ने लैंड को मेजर किया था, उन्होंने 4 हिस्सों में लैंड कैटेगराइज कर दिया था, पुलाज, पराती, छच्छर, बंजर। हर तरफ से हर तरह की जमीनों पे 10 साल का एक एवरेज टेक दसाला को इंपोज किया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें 2 कीवर्ड थे आपके, जात एंड सवार, ठीक है। फिर जागीरदारी सिस्टम बहुत प्रोपाउंड हुई थी, जो पहले इक्तेदारी थी वही जागीरदारी बन गई थी। 4 तरह की जागीरदारी थी। अगर आप मैथन देख रहे हैं तो बताएं कौन कौन सी जागीरदारी थी, कौन सी मुस्लिम्स के लिए थी, कौन सी वतन जागीर में क्या होता था, इनाम जागीर में क्या होता था, आपने मुझे बताना है। 4 तरह की जागीरदारी कैसे सिस्टम चलती थी, ठीक है। अकबर के बाद गद्दी पे आते हैं जहांगीर। जहांगीर बेसिकली बहुत फेमस है एक चीज के लिए, जहांगीर कंडक्टेड अ पर्टिकुलर 1608 में जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस नाम के अंग्रेज आते हैं, वो एक अलग एंगल है। उससे पहले जहांगीर बहुत चीजों के लिए फेमस है। फॉर एग्जांपल, जहांगीर के टाइम पे जो मुगल पेंटिंग्स है अपने जेनिथ पे पहुंची थी, अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंची थी मुगल पेंटिंग्स। फ्लोरल एनिमल जो डिपिक्शन था मुगलों की पेंटिंग्स में, वो जहांगीर ने ऐड करवाया था। इसके साथ साथ अगर मैं जहांगीर की खास बात करूं तो जहांगीर ने जंजीर अदल की शुरुआत करी, जहां फाउंटेन ऑफ जस्टिस के नाम से फेमस हुआ। यहाँ पे जहांगीर ने नूरजहां से शादी करी, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की इन्होंने हत्या करवा दी, ठीक है। तो जहांगीर इन चीजों के लिए फेमस थे। इसके बाद शाहजहां गद्दी पे आते हैं। शाहजहां के टाइम पे मुगल आर्किटेक्चर अपने जरिए से पहुंचता है। ताजमहल, लाल किला ऑफ दिल्ली, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, बहुत, और बेसिकली पिकॉक थ्रोन, ये कई सारी चीजें जो शाहजहां बनवाते हैं। शाहजहां के बाद गद्दी पे आते हैं औरंगजेब, एंड औरंगजेब इज वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल मुगल एम्परर। म्यूजिक बैन करना कोर्ट से, ही वाज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ वीणा, तो अपने आप संगीत बजाते थे। फोर्स कन्वर्जन कराया इन्होंने, जजिया को री इम्पोज कराया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन पे वो बैन कराया। ही टुक द टाइटल ऑफ जिंदा पीर। इन्होंने अपने 3 भाई, उनमें से एक दारा शिकोह सबसे बड़ा भाई, उनकी हत्या करी थी। तो इन चीजों के लिए बहुत फेमस थे। अब पॉलिटिकल लाइन में मुझे इतना एंट्री नहीं लेनी, मुझे बात करनी है इस समय इकोनॉमी कैसी थी। ट्रेड के लिए टेक्सटाइल, शुगर, ये सब बहुत फेमस था। दिल्ली, आगरा, लाहौर, सूरत बहुत बड़े ट्रेड सेंटर थे।
कास्ट एंड पैट्रिकल सोसाइटी परसिस्ट करती थी, स्लेवरी भी यहाँ पे परसिस्ट करती थी, हाईली सेंट्रलाइज इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, फाइनेंस, आर्मी, रिलीजन, हर तरह के रिकॉर्ड को ढंग से मैनेज किया जाता था। प्रोविंसेस को अलग हिस्सों में रखा था, सूबा, सूबा के नीचे सरकार और सरकार के नीचे परगना हुआ करता था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। फिर उसके बाद आते हैं बेटा आपके लेटर मुगल्स। जब मुगलों का अंत होता है तो आते हैं आपके लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में सबसे पहले आते हैं आपके बहादुर शाह। ठीक है जी, बहादुर शाह जो होते हैं, जैसे बहादुर शाह आएंगे, रुक जाए एक सेकेंड, ये बहादुर शाह, जानदार शाह, फारूक सियार, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो बेसिकली पर्टिकुलरली 1507 के बाद जब मृत्यु होती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल पूरी तरीके से वीक हो जाते हैं। लेकिन उनकी वीकनेस का तब फायदा मिलता है लोगों को जब आपके अफगानिस्तान के दो लुटेरे नादिर शाह ये अटैक करेंगे, बैटल ऑफ करनाल करेंगे, और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत करेंगे। इससे मुगलों की जो पावर है बहुत वीक दिखती लोगों को। उसके बाद लोगों ने मुगलों से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। मुगलों से अलग होने में सबसे खतरनाक, मुगलों से जब लोगों ने अलग हुए तो सक्सेसर स्टेट बने, नए किंगडम्स इमर्ज हुए। उन नए किंगडम्स में अवध, बंगाल, हैदराबाद ये बहुत फेमस हुए। मैसूर राजपूत स्टेट बना, मराठा, सिख और जाट स्टेट बने, ये सब इमर्ज होना शुरू हुए बेटा। हैदराबाद के फाउंडेशन किलिच खान थे, अवध के फाउंडर शहादत खान थे, बंगाल के मुर्शिद कुली खान हुए, राजपूतों में कई सारे थे जिसमें राजा सवाई जयसिंह बहुत फेमस हुए, मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान बहुत प्रोपाउंड हुए, केरला में त्रवणकोर के मार्तंड वर्मन बहुत फेमस हुए, जाट भरतपुर में चूरामणन बदन सिंह बहुत फेमस हुए, सूरजमल बहुत फेमस हुए, सिखों में गुरु गोबिंद सिंह 10वें सिख गुरु, और उसके बाद 12 मिसल को यूनाइट किया रणजीत सिंह ने, उनके बीच में बंजा सिंह बहादुर आते हैं। मराठाओं में शिवाजी महाराज की बात करेंगे, रोहिल खंडन फारूकाबाद में अलग अलग, मतलब मुगलों के वीक होने के बाद इवेंचुअली क्या देखोगे आप, कई सारी डायनेस्टीज का इमर्ज होता है और ये सब उनके फाउंडर्स बनते हैं। ठीक, अब आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। चलो ये तो 17वीं सेंचुरी की बात बताऊंगा। सबसे खतरनाक जो रीजनल किंगडम्स में है उनका नाम क्या है बेटा आपका, मराठास। मराठास एंड सिख आर द मोस्ट पावरफुल। मराठा और सिख बहुत पावरफुल है, तो इनकी कहानी भी समझ लो। मराठाओं को बेसिकली आम भाषा में कहा जाता है कि जो मराठास थे उनके फाउंडेशंस में, मैं पूरी कहानी नहीं समझाऊंगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाउंडर दैट इज शिवाजी राजे। शिवाजी राजे जो है बेसिकली पूना से बिलोंग करते हैं, भोसले क्लैन से बिलोंग करते हैं। इनकी माता का नाम जीजाबाई। ठीक है, इनको इन्फ्लुएंस किया था जीजाबाई इनकी माता ने, दादाजी कोंडदेव ने, सूफी संत पीर शेख याकूब ने, गुरु रामदास सूफी संत थे, तुकाराम, हजरत बाबा ऑफ रत्नागिरी, इन सबसे बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस हुए थे। शुरुआत की बात करूं तो बेटा दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद इन्होंने गद्दी को संभाला। फिर उसके बाद तोराना का कैप्चर किया फोर्ट, रायगढ़ का फोर्ट इन्होंने कैप्चर किया। ऐसे करते करते दक्षिण के सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स को कब्जा करने लग गए। जैसे इन्होंने फोर्ट को कब्जा करना शुरू किया तो इन्होंने इंपॉर्टेंट बैटल लड़े, जैसे कि बैटल ऑफ प्रतापगढ़ अगेंस्ट द अफजल खान। ठीक है जी, बैटल ऑफ कोल्हापुर अगेंस्ट द रुस्तमजम ऑफ आदिल शाह, बैटल ऑफ पावखिंद जब इन्होंने लड़ा आदिल शाह की सेना से। फिर कॉन्फ्लिक्ट विद सहिस्ता खान हुआ इनका, और फिर उसके बाद सूरत को प्लंडर करके इन्होंने औरंगजेब को फिर कहते हैं ना धूल चटा दी। फिर जब सूरत को इन्होंने प्लंडर किया तो औरंगजेब ने इवेंचुअली क्या किया, राजा जयसिंह को भेजा कि तुम जाओ पकड़ के लेके आओ किसको, औरंगजेब को। फिर औरंगजेब के सामने जयसिंह और दिलेर खान आए और उन्होंने उसके बाद मजबूर किया शिवाजी राजा को कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर से लेके ये आगरा चले। जब ये आगरा गए तो आगरा में इन्होंने इनको ह्यूमिलेट किया औरंगजेब ने, वहां पे इनको कैद कर लिया। फिर भाग के आते हैं किसी तरीके से दोबारा, ये कहाँ पे आपके महाराष्ट्र, और जब दोबारा महाराष्ट्र में आते हैं तो बैटल ऑफ साल्हेर के बाद मुगलों को हराने के बाद इन्होंने अपने आप को छत्रपति का टाइटल दिया एट रायगढ़। ये कहानी आपको याद रखनी होगी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद दक्षिण में इन्वेड करके इन्होंने वेल्लोर और गिंजी किलों को भी कब्जाया जो कि तमिल स्टेट में पड़ते थे उस समय में। 1680 के आसपास इनका बुखार से 50-60-53 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। और इनकी मृत्यु के उपरांत पेशवा की ताकत शुरू होती है, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है इनके एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन इसके बाद संभाजी महाराज, संभाजी के बाद राजा राम, राजा राम के बाद शाहू, शाहू के बाद रामराज, उसके बाद इवेंचुअली पेशवा की लाइन मतलब खत्म हो जाएगी। कौन बेटा आपका, आपका ये छत्रपति की पोजीशन वीक हो जाती है। छत्रपति कंटेम्प्रेरी में कौन आते हैं, पेशवाशिप। पेशवा में सबसे ताकतवर सतोपंथ दाबीर पहले, सबको पढ़ना नहीं है आपको। सबसे खतरनाक जो होते हैं वो बालाजी विश्वनाथ भट्ट, उनके बेटे बाजीराव, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव जिसको नाना साहिब कहते हैं, फिर माधवराव, रघुनाथ राव, सवाई माधवराव और बाजीराव टू, और इसके बाद इवेंचुअली अंग्रेजों ने मराठाओं को खत्म कर दिया था। ये कहानी बताऊंगा अंग्रेजों के समय, अभी बस आपको तेजी से पढ़ के आगे बढ़ना है।
मराठा की कॉन्फेडरेसी होती थी, मराठा के परिवार बटे होते थे उसमें, जैसे कि बड़ौदा के गायकवाड्स, इंदौर के होलकर्स, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, और उसके बाद पूना के बेसिकली पेशवा, और सतारा के आपके आम भाषा में कह सकते हो छत्रपतीस। ठीक है। शिवाजी के प्रशासन की बात करूं तो अष्ट प्रधान सिस्टम चलता था। टॉप पे पेशवा, पेशवा के नीचे सर नुबायत सेनापति, अमात्य माजुमदार, वकानवीज इंटेलिजेंस पुलिस, चेतनी सचिव और सुरनवीज जनरल सेक्रेटरी, सामंत दाबीर फॉरेन अफेयर्स, न्यायाधीश जस्टिस, रिलीजियस के लिए पंडित रावा। प्रांतों को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था। हर प्रांत को हेड करता था सूबेदार। तरफ मतलब हेडेड बाय हवलदार। विलेज को मौजा लोग रूल करते थे। गांव की पुलिस को फौजदार और अर्बन की पुलिस को कोतवाल कहते थे। टैक्स ऑफिस के लिए काम विषधार होते थे। आर्मी बेसिकली रेगुलर आर्मी को पग बोलते थे। पर्टिकुलर पग में 30-40 हजार की सेना होती थी। पग दो हिस्सों में बटा होता था, बारगीर या सेलाधार में। इन्फेंट्री लाइट मोबाइल होती थी। मवली जो होते थे वो फुट सोल्जर होते थे पर्टिकुलरली। फोर्ट सिस्टम चलता था, 240 फोर्ट ईच मैनेज बाय द साबिद। ठीक है। कारदार्स और सर नुबायत इनको मैनेज करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बहुत फेमस थे। वेपन्स में बाघ नाक बहुत प्रसिद्ध होता था। रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो बेसिकली मलिक अंबर के लाठी, जो लाठी एंड काठी सिस्टम है उससे ये लोग मेंटेन करते थे। इस समय तक आते आते जो देशमुख और कुलकर्णी थे इनकी पावर रिड्यूस हुई, लेकिन कारकुम की पावर धीरे बढ़ने लग गई। रेवेन्यू फार्मिंग इसमें डिस्करेज किया गया। मोदी स्क्रिप्ट एक बहुत यूनिक स्क्रिप्ट लोग यूज करते थे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। मेजर टैक्स होता था चौथ, 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। सरदेशमुखी 1/10 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अगर वो कभी नेबरिंग टेरिटरी पे कब अटैक करते तो चौथ एंड सरदेशमुखी उन पे चार्ज किया करते थे। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसी बीच इसी दौरान भारत में एक नए सिलसिले की शुरुआत होती है, उसे आप कहते हैं भक्ति सूफी मूवमेंट। हालांकि 7वीं सेंचुरी से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन प्रोपाउंड होता है ये 14वीं सेंचुरी तक आते आते बहुत ज्यादा। तो भक्ति अलग है, सूफी अलग है। तो पहले भक्ति को हम देखते हैं। तो अगर मैं भक्ति की बात करूं तो भक्ति मतलब वही भक्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, इस आइडियोलॉजी पे बनी हुई जो भक्ति थी इसी को भक्ति कहते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत साउथ इंडिया में हुई 7 से 12 शताब्दी तक आते आते। अलवर और नयनार संतों ने इसकी शुरुआत करी। अलवर विष्णु की पूजा करते थे, नयनार शिवजी की पूजा करते थे। पल्लवा, पांड्या, चोलास के टाइम तक ये धीरे धीरे बहुत तेजी से इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। 12वीं से लेकर 17वीं सेंचुरी तक आते आते ये नॉर्थ में स्प्रेड करना शुरू करेगा। और उसके बाद जो इस्लामिक सूफिज्म है उसके साथ इन्फ्लुएंस में आके भक्ति सूफी मूवमेंट पैरेलली इंडिया के नॉर्थ इंडिया में एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे अपने आप को। कोर थीम क्या होता था? भगवान से एक इंसान की पर्सनल जुड़ाव है। ऑर्थोडॉक्स कट्टर पंथ को खत्म करना है। मल्टीपल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को फॉलो करना है। ठीक है जी। 2 मेजर तरह की भक्ति होती थी, सगुण निर्गुण। सगुण मतलब डिवोशन में डूब जाना, ठीक है, जाके भगवान की पूजा करना जिसमें राम कृष्ण किसी की पूजा कर सकते हो। निर्गुण मतलब बिना किसी रूप, बिना किसी स्वरूप, बिना किसी गुण के आपको पूजा करनी, दैट इज कॉल्ड निर्गुण भक्ति। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डिवोशन। तो अगर मैं कुछ भक्ति संतों की बात करूं तो ध्यान समझ लेना। श्रीनगर में लालेश्वरी या लाल देद के नाम से, गुरु नानक आपके पंजाब के क्षेत्र में, सूरदास बल्लभगढ़ के क्षेत्र में, दादू दयाल आपके अहमदाबाद के क्षेत्र में, मीराबाई चित्तौड़ मतलब मीराबाई मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। उसके बाद आपके बनारस में रामानंदा, तुलसीदास, कबीरदास, वल्लभाचार्य, रायदास, ये सब। उसके बाद ये बंगाल में नाथ पंथीज में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद इधर शंकर देव आते हैं आपके असम के रीजन में। उसके बाद अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में तुकाराम, नामदेव, ठीक है, एक नाथ, ये सब। उसके बाद कर्नाटका में आते हैं लिंगायत, लिंगायत के साथ कल्याणी, निम्बक्कार, बसवन्ना, माधवाचार्य, ये सब आते हैं इधर। केरला से आदि शंकराचार्य, तमिलनाडु से रामानुजाचार्य, उसके बाद अप्पार, सुंदरार, ठीक है। उसके बाद ये सब बेसिक अनादल, ये सब पर्टिकुलरली आपके भक्ति संत हैं जो पूरे इंडिया में अलग अलग टाइम पे 7वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक आते आते टिल 17वीं सेंचुरी तक स्प्रेड ऑफ रिलीजन को करते हैं। की फिलोसफीज में अगर हम बात करें उधर देख लो तो शंकराचार्य बेसिकली अद्वैत की बात करते हैं, ये बिलोंग करते हैं केरला से। रामानुजाचार्य बेसिकली विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं। माधवाचार्य द्वैत की बात करते हैं। निम्बकार बात करते हैं द्वैत, ठीक है, द्वैत वदैत। वल्लभाचार्य कहते हैं शुद्ध अद्वैत की बात करेंगे। उसके बाद विद्यापति बात करेंगे शिवा भक्ति की। अगर भक्ति महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में इसको, ठीक है, पांढरपुर मूवमेंट के नाम से जानेंगे। पांढरपुर मूवमेंट शुरू किया था विठोबा ने, जो कि कृष्ण के एक विठल जी उनकी पूजा होती है बेटा पर्टिकुलरली, जिसमें 2 मेजर सेक्ट इवॉल्व होते हैं, ठीक है, वकारीज और उसके बाद धाराकरीज।
उसके वराकरीज वो होते हैं जो विट्ठल स्वामी की पूजा करते हैं। धाराकरीज बेसिकली राम की भक्ति बहुत अफेक्टेड, राम की भक्ति से बहुत अफेक्टेड होते थे। इसमें जिन संतों की बात करूं मैं, ज्ञानेश्वर की बात करूं, जिनको जनदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये प्रसिद्ध थे आपके महाराष्ट्र के रीजन में। फिर जो निर्गुण भक्ति है उसमें आते हैं गुरु नानक, रामदास, रामानंद, कबीर, ठीक है, और दादू दयाल, ये सब बहुत प्रसिद्ध थे। तो गुरु नानक ने लंगर की शुरुआत करी थी, कबीर पंथी की शुरुआत कबीर ने करी थी, दादू पंथी ऑर्डर की दादू दयाल ने करी थी। फिर आते हैं वैष्णव भक्ति में। वैष्णव भक्ति में रामकृष्ण की बहुत पूजा होती है, जिसमें तुलसीदास आते हैं जो रामचरितमानस की रचना कर देते हैं, सूरदास आते हैं बेसिकली जो सुर सागर की रचना कर देते हैं, फिर मीराबाई आती हैं, ये बेसिकली कृष्ण की डिवोटी हैं। उसके चैतन्य महाप्रभु आते हैं जो कि संकीर्तन की बात शुरुआत करते हैं, चैतन्य की बात करेंगे। उसके बाद नरसिंह मेहता आते हैं बेसिकली जो गुजराती सॉन्ग राधा कृष्णा को ट्रिब्यूट करते हैं, वैष्णो जनतो। उसके बाद त्यागराज आते हैं साउथ इंडिया के, जो कि तेलुगु कार्नाटिक पोयम के राम को बहुत प्रमोट करते हैं। फिर बेटा आपका आता है सूफी सेंट जो पैरेलली मूव करता है, सूफी सिलसिलों में बटा था, अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ था। तो सूफी के अंदर बेसिकली आपको दो बातें याद रखनी है, एक होता है सिलसिला जिसको कहते हैं ऑर्डर, खानगा जिससे आप बिलोंग करते हैं, दरगाह मतलब श्राइन। बेसिकली भगवान प्रेम से जीता जा सकता है, इश्क से जीता जा सकता है, ये इनका मानना था। चिश्ती सिलसिला पहला जिसकी शुरुआत मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी थी, इसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार, काकी निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद जुड़े हुए थे इससे, ठीक है जी। दिल्ली, राजस्थान, बंगाल, दक्कन में फैला हुआ था ये। फिर सुहरवर्दी सिलसिला आता है जिसकी शुरुआत करते हैं बदरुद्दीन ज़याकरिया, ठीक है। फिर नक्शबंदी सिलसिला आता है जो कि नॉर्थ इंडिया में था। उसके बाद कादरी सिलसिला आता है जो अब्दुल कादरी ने शुरू किया था, मियां मीर ने शुरू किया था। यहाँ पे बेसिकली आप देख लेना क्या क्या इनके खास फीचर होते हैं, मैं आपको बस ओरली बता रहा हूँ कि देख लेना इसको। फिर सिखिज्म जो है ये भी एक सूफी संत की तरह ही इवॉल्व हुआ है इंडिया के अंदर, बट दैट इज नॉट पर्टिकुलर सूफिज्म, एक नए कल्चर की तरह शुरू हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सिखों के भी 10 गुरु हैं, जिसमें सबसे पहले गुरु नानक, उसके बाद गुरु नानक के बाद आप कैसे करते करते 10 गुरु में सबसे आखिरी गुरु गोविंद आते हैं। हर गुरु का अपना इंपॉर्टेंस है, देख लो। जैसे नानक देव जी हैं, इन्होंने बेसिकली गुरु के लंगर की शुरुआत करी थी, सिखिज्म की फाउंडेशन करी थी। गुरु अंगद जी आते हैं जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट को शुरू करेंगे, सॉरी गुरु अमरदास आते हैं जो मंजी और पेरी सिस्टम की बात करेंगे, सती को अपोज करेंगे, विडो को रिमैरिज कराएंगे। उसके बाद गुरु रामदास आते हैं, बेसिकली अमृतसर की स्थापना करेंगे, सिख शादियों की शुरुआत करेंगे, अखंड खराज कहते हैं। गुरु अर्जुन देव बेसिकली आदि ग्रंथ कंपाइल करते हैं, हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल बनवाते हैं, जहांगीर इनकी हत्या करा देते हैं। गुरु हरगोबिंद छठे सिख गुरु पहले बार तलवार उठाते हैं, मिलिटराइज करते हैं सिखिज्म को, अकाल तख्त की स्थापना करेंगे, मीरी पीरी की जो टेम्पररी यूनिटी है उसको शुरू करेंगे। हर राय, ठीक है। फिर हर किशन बहुत छोटे थे उम्र में। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु जिनकी हत्या औरंगजेब ने कर दी थी। फिर 10वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव, सॉरी गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा की स्थापना करी थी, पंच प्यारों की शुरुआत करी थी, ग्रंथ साहिब को कंपाइल करके इसको बोला कि आखिरी किताब, इसके बाद कोई गुरु नहीं है। फिर इन्होंने बेसिकली चमकौर का युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ सरिंद लड़ा था, और उसके बाद कहीं जाके इन्होंने बंदा सिंह बहादुर को बागडोर देते हुए जब समाधि ली, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि बंदा सिंह बहादुर विल बी द फर्स्ट सोवरन किंग ऑफ पंजाब, जिसको बाद में फारूक सियार 1715 में मार देते हैं। उसका पंजाब 12 हिस्सों में टूट जाता है, 12 मिसलों में टूटता है। उन मिसलों में से सुकर चकिया मिस्र से बिलोंग करते हैं रंजीत सिंह कंपाइल करेंगे पंजाब को एक पावरफुल एम्पायर में, और 1800 तक आते आते पंजाब ताकतवर किंगडम में तैयार हो जाएगा, ठीक है। भक्ति मूवमेंट में कुछ महिलाएं भी थी बेटा, जिसमें हम बात करते हैं अखम्मा देवी की जो कि शिवा की भक्ति करती थी, जनाबाई की जो कि नामदेव, मीराबाई, बाकी बहन बाई, तो ये सारी थी जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज पर्टिकुलरली द कंप्लीट मेडिवल। रफली आपको बहुत तेजी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेडिवल का जो पोर्शन है उसमें जो चैप्टर्स आपको बहुत फोकस करना है, दैट इज चोलास, विजयनगर, मराठास, इनको ढंग से पढ़ लेना, देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, जहां से क्वेश्चन बनेगा। अब हम एंट्री लेंगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री के फेस में, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से कहानी को शुरू करेंगे एंड ड्रैग करेंगे टिल 1947 तक, ठीक है जी। चलो जी।